तो स्टूडेंट्स देखिए वन वर्ड्स में सबसे पहला वन वर्ड हम बात करते हैं, इलिसिट पार्टनर ऑफ ए मैरिड मैन और वुमन। देखिए स्टूडेंट, इलिसिट का मतलब क्या है, इस चीज को समझिए आप। इलिसिट पार्टनर यानी किसी का अवैध पार्टनर, किसी मैरिड यानी शादीशुदा आदमी और औरत का अवैध पार्टनर, उसको कहते हैं पैरामूर। पैरामूर। तो अब स्टूडेंट देखिए कि यहां पर इलिसिट, देखिए दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है इलीगल, एक होता है इलिसिट। इलीगल का मतलब जो लीगल नहीं है, देश और संविधान के कानून के हिसाब से जो लीगल नहीं है उसको हम इलीगल कहते हैं। लेकिन एक दूसरा कानून सामाजिक स्तर पर भी होता है, समाज के कानून जिसको इजाजत नहीं देते, भले ही वो देश के संवैधानिक कानून के हिसाब से सही हो। तो और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको समाज मान लेता है लेकिन देश का कानून जिसकी इजाजत नहीं देता। जैसे बाल विवाह समाज में होता है, सामाजिक रूप से मान्य भी है, लेकिन देश का संविधान बाल विवाह को सही नहीं मानता है। तो स्टूडेंट, इलिसिट वो होता है जो सामाजिक कानूनों के हिसाब से अवैध हो, जो सही नहीं हो। तो अवैध हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो सामाजिक कानूनों के हिसाब से अवैध हो, ऐसे को कहते हैं। ऐसे पार्टनर को जो किसी मैरिड मैन और वुमन का पार्टनर हो, हम उसे पैरामोर इंग्लिश में कहते हैं। यानी शादीशुदा व्यक्ति का अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या इस तरीके का रिलेशन हो तो उस पार्टनर को ही हम पैरामोर कहते हैं, अवैध संबंध जिससे हो। इम्पॉसिबल टू हार्म, डैमेज और डिफीट। जी हाँ स्टूडेंट्स, इम्पॉसिबल का मतलब आप जानते हैं, जब जिसको पॉसिबल ना हो, जिसको संभव ना हो, क्या करना, हार्म, और डैमेज का मतलब नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना, और डिफीट का मतलब हो गया हराना। यानी जिसको हराना, नुकसान पहुंचाना पॉसिबल ना हो, जिसको डैमेज करना पॉसिबल ना हो, तो वो है इनवल्नरेबल। देखिए स्टूडेंट, अगर ये वन वर्ड ऐसे होता पॉसिबल टू हार्म, जिसको हार्म, डैमेज और डिफीट करना पॉसिबल हो, जिसको हराना, नुकसान पहुंचाना पॉसिबल हो, तो उसको हम कहेंगे वल्नरेबल। यानी हम हिंदी में कहेंगे भेद्य, हिंदी में इसको कहेंगे भेद्य। अब आप देखिए स्टूडेंट, जिसको इम्पॉसिबल हो, पॉसिबल ना हो, वन वर्ड ऐसे भी आ सकता है, पॉसिबल टू हार्म, डैमेज और डिफीट, वल्नरेबल। लेकिन इम्पॉसिबल, इधर इम्पॉसिबल हुआ पॉसिबल से, तो इधर भी वल्नरेबल से इनवल्नरेबल, जिसको हम कह सकते हैं अभेद्य, जिसको भेदना, जिसको छेदना, जिसको हराना संभव ना हो, इनवल्नरेबल, अभेद्य कहते हैं, अजेय कह सकते हैं उसको। तो इनवल्नरेबल को मतलब जिसको भेदना संभव ना हो, अभेद्य। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू स्लीप। देखिए इनएबिलिटी टू स्लीप को कहते हैं इंसोम्निया। देखिए स्टूडेंट, इस वर्ड में सोमनी का मतलब होता है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है नींद, और सोमनिया का मतलब होता है निद्रा, बहुत ज्यादा नींद की स्थिति, अति निद्रा भी जिसको कह सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहां पर क्या है, इनएबिलिटी टू स्लीप। अगर एबिलिटी टू स्लीप आता तो सोमनिया, और इनएबिलिटी टू स्लीप का मतलब इंसोम्निया, यानी अनिद्रा की स्थिति जिसमें नींद नहीं आती है। वो नींद नहीं आती आंखों में, जब से आंख लड़ी है, वो वाली स्थिति जो होती है जिसमें नींद नहीं आती है, उसको कहते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया। अब आप देखिए, सोमनी वर्ड आपको याद रखना है, सोमनी वर्ड का संबंध नींद से है। नींद से अगर आप कई वन वर्ड्स ऐसे बनेंगे, देखिए सोमनेम्बुलिस्ट यानी जो नींद में लौकी यानी बोलता हो, और सोमनेम्बुलिस्ट का मतलब वो व्यक्ति जो नींद में चलता हो। तो सोमनिया निद्रा, इंसोम्निया अनिद्रा, इस तरीके से एक वर्ड से ही आपके कई वन वर्ड्स है वो तैयार हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, हो सकता है आपकी अभी स्थिति एबिलिटी टू स्लीप वाली हो, सोमनिया हो, बहुत नींद आती हो, लेकिन जब नींद नहीं आती तो उस स्थिति को कहते हैं इंसोम्निया, नींद नहीं आए, चैन नहीं आए। ओके, नेक्स्ट, इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड। अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना, पहुंच, जहां तक पहुंचा न जा सके। कैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड और इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड। देखिए, जिसको जहां तक नहीं पहुंचा जा सके, जहां पहुंचना संभव ना हो, उसको इनएक्सेसिबल कहते हैं। इस वर्ड में भी आप देखिए एक्सेस वर्ड है, एक्सेस,
आपने कंप्यूटर में फाइल्स में देखा होगा इजी एक्सेस, यू कांट एक्सेस टू द फाइल, यहां तक आप जा नहीं सकते। तो एक्सेस का मतलब होता है वहां किसी चीज की पहुंच, यानी वहां तक पहुंचना। तो पहुंच, अप्रोच और एक्सेस एक ही बात है। तो एक्सेसिबल मतलब हो गया जहां तक पहुंचा जा सके, कैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड। लेकिन जहां नहीं पहुंचा जा सके, इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, तो इनएक्सेसिबल हो गया। हिंदी में जिसके लिए एक वर्ड आता है अगम्य, जहां पर गमन करना, जहां जाना संभव ना हो। इसलिए आप फिर से देखिए, इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, अगम्य, इनएक्सेसिबल। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इनकैपेबल ऑफ बीइंग बर्न्ट। देखिए बर्न्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जलाना। अब कैपेबल ऑफ बीइंग बर्न्ट मतलब जिसको जलाया जा सकता है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग बर्न्ट जिसको जलाया नहीं जा सकता, जिसका दहन संभव नहीं होता, जिसको किसी तरीके से हम जला नहीं सकते। जैसे आप जानते हो कि दुनिया में जो भी कार्बनिक पदार्थ है, जिनमें कार्बन हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, या बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम, हमारी बॉडी भी ऐसी है जो जलाई जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो जलाई नहीं जा सकती, वो होती है इनकॉम्बस्टिबल। यहां पर आप देखिए कॉम्बस्टिबल का मतलब क्या होता है, जो दहन किया जा सके, जो जलाई जा सके। इनकॉम्बस्टिबल का मतलब जिसको नहीं जलाया जा सके, हिंदी में इनको कहते हैं दहन जिसका नहीं होता, अदाह्य, जिसको जलाया नहीं जा सकता, इनकैपेबल ऑफ बीइंग बर्न्ड, इनकम्बस्टिबल। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इंस्क्रिप्शन ऑन अ टूमस्टोन। टूमस्टोन, टूमस्टोन का मतलब होता है कब्र पर लगा हुआ, कब्र पर लगा पत्थर। जी हाँ, कब्र पर आपने कई बार फिल्मों में या एक्चुअल में भी देखा होगा कि जो कब्र होती है उनके ऊपर एक स्टोन लगा होता है। ज़्यादातर वो एक जीसस क्राइस्ट की तरह आपको याद आ जाता होगा, क्रॉस के आकार का होता है, और उस पर कुछ लिखा होता है कि भाई फलाना व्यक्ति है, इसकी जन्म, इसकी बर्थ और डेथ इस टाइम हुई। उस पत्थर को ही टूमस्टोन कहते हैं, कब्र पर लगा हुआ लेख। अब उस पर जो लिखा हुआ होता है, स्क्रिप्ट का मतलब ही क्या होता है, लिखा हुआ होना, लिखावट। और इंस्क्रिप्शन का मतलब उस पर पत्थर पर खोद खोद कर जो लिखा जाए ताकि वो स्थायी रहे। इंस्क्रिप्शन ऑन अ टूमस्टोन, कब्र पर लिखे पत्थर पर लिखी लाइंस। तो वो जो लाइंस होती है उनको कहते हैं एपिटाफ। एपिटाफ यानी वो कब्र पर लिखा हुआ लेख। बहुत से लोग जो है वो अपनी लाइफ टाइम में ही ये बता देते हैं कि जब मैं मरूं तो मेरी कब्र के ऊपर यानी टूमस्टोन पर ये चीज़ लिखी जाए। आपने जॉन कीट्स के बारे में सुना भी होगा कि उसकी फेमस लाइंस है जो उसकी कब्र पर लिखी हुई है, हियर लाइज द मैन हुज नेम वाज रिटन ऑन वाटर। यानी एक ऐसा आदमी यहाँ लेटा हुआ है जिसका नाम पानी पर लिखा हुआ है। पानी पर आप कोई चीज़ लिखते हो तो तुरंत मिट जाती है, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति यहाँ लेटा हुआ है जो बहुत थोड़े समय तक इस धरती पर रहा। आप जानते हैं किड्स केवल 25 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई। तो उस जो लिखा हुआ लाइन है उसको ही कहेंगे कब्र पर लगे पत्थर पर, टूमस्टोन पर लगा हुआ इंस्क्रिप्शन यानी एपिटाफ। तो किड्स का एपिटाफ था वो एपिटाफ। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाइज ऑब्जेक्ट्स। देखिए इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, उपकरण, यानी कोई चीज का उपकरण है। जैसे पेन राइटिंग का इंस्ट्रूमेंट है, तो उपकरण हो गया दैट मैग्नीफाइज। देखिए मैग्नीफाई यानी छोटी चीज को बड़ा बना देना, मैग्नीफाइंग लेंस आपने देखा होगा। तो मैग्नीफाइज ऑब्जेक्ट्स ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो छोटी छोटी चीजों को बड़ा बना देता है। और हम अच्छी तरह जानते हैं वो चीज क्या है, माइक्रोस्कोप। अब स्टूडेंट इसमें भी देखिए, स्कोप का मतलब होता है दर्शन करना, कोई चीज का देखना, और माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। माइक्रो मतलब सूक्ष्म या छोटा, मैक्रो यानी बड़ा या वृहद। तो अब आप देखिए जो सूक्ष्म चीजों का दर्शन करवाए ऐसी चीज क्या हो सकती है, सूक्ष्मदर्शी। जी हाँ, माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये मैग्नीफाई कर देती है। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो छोटी छोटी चीजों को मैग्नीफाई कर देता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जी हाँ, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो वातावरणीय दाब को, एटमॉस्फेरिकल प्रेशर को, वातावरणीय दाब को क्या करता है, एटमॉस्फेरिकल प्रेशर को
नापने के काम आता है। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर। आपको पता है वातावरण या वायु के दाब को, प्रेशर का मतलब क्या हुआ, दाब, तो वातावरण के दाब को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में आता है उसको इंग्लिश में बैरोमीटर कहते हैं, और हिंदी में जिसको कहते हैं वायु दाब मापी। जी हाँ स्टूडेंट, वायु दाब जो है, एयर प्रेशर जो है, वो किसी भी जगह के वेदर को डिसाइड करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंधी, तूफान, बरसात, ये सब चीजें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर निर्भर करती है। इसलिए इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बैरोमीटर कहते हैं। मीटर का मतलब ही नापना होता है। नेक्स्ट है इंटेंस एंड अनरीजनेबल फियर और डिसलाइक। स्टूडेंट, इससे पहले हमने ये चीज काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। पहले एक बार देखते हैं। इंटेंस का मतलब होता है गहरा, जो बहुत तीव्र हो, तेज हो, गहरा या तीव्र। और अनरीजनेबल का मतलब जिसका कोई कारण ना हो, अनुचित हो, जो फियर और डिसलाइक, कोई किसी चीज से आपको डर लगता हो, आपको नापसंद हो बिना कोई कारण के। आपने देखा होगा कुछ लोगों को कॉकरोचेस से, कुछ लोगों को डॉग्स से, कुछ लोगों को छिपकली से, बेचारी खिल नहीं सकती, ऐसी कली से भी लोगों को डर लगता है। उस डर को हम फोबिया कहते हैं। फोबिया का मतलब भय या भीति होता है, यानी ऐसा डर जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो लेकिन जो बहुत इंटेंस हो, तीव्र हो। फोबिया से अलग अलग तरह के फोबिया हो सकते हैं। किसी को ऊंचाई से डर लग सकता है, किसी को पानी से डर लग सकता है, तो फोबिया वर्ड उनके साथ जुड़ जाता है। हाइड्रोफोबिया, पानी का डर हो गया, जल भीति, जल से डर लगना। क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लोज स्पेसेस, ऐसे बंद जगह का डर हो गया तो उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। तो फोबिया उसके आगे जुड़ जाएगा, फोबिया। और इससे उलट होता है कोई चीज करने का पैशन, कि बस मैं ये करूं, अनुचित रूप से ही, अकारण ही उसके प्रति गहरा लगाव होना, उसको कहते हैं मैनिया। तो फोबिया, मैनिया, ये एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स है। नेक्स्ट है इंटेंशनल डैमेज टू अरेस्ट प्रोडक्शन। इंटेंशनल का मतलब ही होता है जानबूझकर किया हुआ, इरादे से किया हुआ। डैमेज नुकसान होता है। अरेस्ट का मतलब यहां पर स्टॉप से है, यानी रोकना, और प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन से है। तो उत्पादन रोकने के लिए, कोई फैक्ट्री में काम चल रहा है, वहां उत्पादन हो रहा है, तो रोकने के लिए जो जानबूझकर डैमेज किया जाए, नुकसान किया जाए, मशीनरी तोड़ दी जाए, मजदूरों को चोट पहुंचाई जाए, या किसी भी तरीके से जो प्लांट है उसको खराब किया जाए, उसको सैबोटेज कहते हैं। सैबोटेज, सैबोटेज का मतलब हो गया तोड़फोड़। तो स्टूडेंट, सैबोटेज एक ऐसा तोड़फोड़ होती है जो जानबूझकर वहां के प्रोडक्शन को रोकने के लिए की जाती है। ऐसे नुकसान को सैबोटेज कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये थे आज के 1 वर्ड्स। अगर आप देख पा रहे हैं, फिर से एक बार इनको दोहरा लेते हैं कि illicit partner, married man or woman, paramour, incapable of harm, damage or defeat, invulnerable, अभेद्य, inability to sleep, somni से insomnia, incapable of being approached, accessible से inaccessible, अगम्य हो गया, incapable of being burnt, incombustible हो गया, inscription on a tombstone, कब्र पर लगे पत्थर पर लिखी लाइन epitaph हो गई, instrument that magnifies object, microscope हो गया, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर हो गया, और इंटेंशन, अनरीजनेबल फियर और डिसलाइक, फोबिया हो गया, और इंटेंशनल डैमेज टू अरेस्ट प्रोडक्शन, सैबोटेज हो गया। तो इस तरीके से हम होप करते हैं कि आपको ये 1 वर्ड्स याद होने में निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आज के लिए अगला सेगमेंट है ईडियम्स का। जी हाँ, ईडियम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अलग अलग रूपों में ये एग्जाम, पैसेज में इनके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं, क्योंकि ईडियम के पीछे भी एक लॉजिक होता है, एक कारण होता है। अगर हम उस लॉजिक को समझ लें, उस कनेक्शन को समझ लें, तो निश्चित रूप से जो हम कह सकते हैं कि उनको रटते हैं हम, बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको रटते हैं, तो रटने की जरूरत नहीं है, उनके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए और वो आपको इजीली याद हो जाएंगे। और जब लॉजिक समझ में आ जाएगा तो वो जो स्पेस आप रटने में यूज में ले रहे थे वो फ्री हो जाएगी। उस जगह कोई और चीज रट लीजिए जो दूसरी, जिसको रटना ही पड़ता है, जैसे आंकड़े हो जनसंख्या वृद्धि के या इस तरीके के। तो देखिए स्टूडेंट्स,
आउट ऑफ वंस विट्स। देखिए स्टूडेंट, विट्स क्या होती है? विट्स का मतलब एबिलिटी टू थिंक, तो सोचने समझने की पावर को ही विट्स कहते हैं। तो सोचना समझना, विवेकपूर्ण निर्णय लेना, स्थिति को देखकर उसके अकॉर्डिंग उसका रिस्पॉन्स देना, ये विट्स होते हैं। अब आउट ऑफ वंस विट्स का मतलब उस विट्स से बाहर, यानी सोचने समझने की शक्ति से बाहर हो जाना, यानी टू बी एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड एंड फ्राइटन्ड। जब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, एक ऐसी मुश्किल हाय वाली स्थिति हो जाती है, या डर जाते हैं, फ्राइटन्ड हो जाते हैं, तो वो आउट ऑफ वंस विट्स हो जाते हैं, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति वहां पर काम नहीं करती। एग्जाम में भी बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि एकदम आ रहा क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड और परप्लेक्स्ड और फ्राइटन्ड हो जाते हैं, जबकि होने की जरूरत नहीं है। तो आउट ऑफ वंस विट्स का मतलब जो सोचने समझने की एबिलिटी है उससे बाहर हो जाना, मतलब सही ढंग से सोच ना पाना, हक्का बक्का रह जाना। आउट ऑफ शॉर्ट्स, तो स्टूडेंट्स अब देखिए ऑफ शॉर्ट्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर? इन गुड कंडीशन। इंग्लिश में एक दूसरा फ्रेज है इन शॉर्ट्स, इसका मतलब इन गुड कंडीशन, इन गुड मूड, इन गुड स्टेट, तो अच्छी स्थिति में होना। तो ऑफ शॉर्ट्स का मतलब इन गुड कंडीशन, अच्छी स्थिति में। आउट ऑफ शॉर्ट्स का मतलब अच्छी स्थिति से बाहर हो जाना, मतलब अच्छा नहीं रहना। तो अनवेल, स्लाइटली इल, यानी अपने थोड़ी बीमार सा, उदास सा ऐसे फील करना, आउट ऑफ शॉर्ट्स। अब देखिए विट्स से आउट ऑफ वंस विट्स, और शॉर्ट्स अच्छा, आउट ऑफ शॉर्ट्स यानी बुरी स्थिति में, अच्छी स्थिति में ना होना, बीमार फील करना। आउट ऑफ द क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? सवाल या प्रश्न। तो आपने कई बार जब हम कोई बात पर डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं ये ऐसा है, तो कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे कहता है अरे सवाल ही नहीं, इसका तो डिस्कस ही मत करो, ये तो सवाल ही नहीं उठता। तो सवाल नहीं उठता मतलब सवाल से बाहर, आउट ऑफ क्वेश्चन। जिस चीज पर कोई डाउट ही नहीं है, जिस भी चीज पर डिस्कस करना ही व्यर्थ है, वो आउट ऑफ क्वेश्चन। तो सवाल ही नहीं उठता, इम्पॉसिबल एंड देयरफॉर नॉट वर्थ डिस्कसिंग, यानी इम्पॉसिबल होना, जिस पर असंभव होना, जिस पर डिस्कस करने का, जिस पर चर्चा करने का, वाद विवाद करने का मतलब ही नहीं है, उसको आउट ऑफ द क्वेश्चन कहेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट आउट ऑफ द वे। तो रास्ता जो है, वे किसका सिंबल हो गया? ऑर्डिनरी चीज का। आप देखते हैं रास्ते चलते लोग देख रहे हैं, इसका मतलब ऑर्डिनरी लोग, साधारण लोग जो रास्ते पर चल रहे हैं आराम से। अब वे किसका सिंबल होगा? ऑर्डिनरी थिंग्स का, ऑर्डिनरी लोगों का, ठीक है। और आउट ऑफ द वे का मतलब जो ऑर्डिनरी से अलग हो, जो आउट ऑफ द वे हो, यानी ऑर्डिनरी चीज से आउट हो, तो वो हो गया स्ट्रेंज, यानी अजीब भी हो सकता है, वंडरफुल, विलक्षण, आश्चर्यचकित कर देने वाला, ऐसा कोई भी चीज होगी तो आउट ऑफ द वे होगा, यानी जो ऑर्डिनरी नहीं है उससे आउट है, इसलिए आउट ऑफ द वे का मतलब स्ट्रेंज। तो स्टूडेंट्स अब आपको इस तरीके से समझ में आ रहा होगा। आउट ऑफ द वुड्स, आउट ऑफ द वुड्स, वुड्स का मतलब क्या होता है? वुड्स किसका सिंबल है? वुड्स डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स का सिंबल है, डिफिकल्टी और प्रॉब्लम्स का सिंबल है वुड्स। इन वुड्स का इंग्लिश में एक दूसरा इडियम आता है टू बी इन द वुड्स, का मतलब प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टी में घिरे होना। लेकिन वुड्स यानी डिफिकल्टी से आउट, बाहर, इसका मतलब क्या हुआ? फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर, यानी खतरे और समस्या से दूर हो जाना, फ्री हो जाना। एट लास्ट ही टुक अ शाई ऑफ रिलीफ, नाउ दे वर आउट ऑफ द वुड्स। अब वो खतरे से बाहर थे, उन्होंने चैन की सांस ली। तो आउट ऑफ द वुड्स का मतलब डिफिकल्टी, प्रॉब्लम्स, ट्रबल से बाहर हो जाना। तो आउट ऑफ द वुड्स, फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ? ये दुनिया, और ये दुनिया मतलब फिर से क्या हो गई? ऑर्डिनरी, सामान्य। तो अब आप देखिए कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आपने गाना सुना होगा, खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता। मतलब जो दुनिया किसने क्रिएट की? भगवान ने, ईश्वर ने, खुदा ने।
अब वो है उसका बनाया हुआ नहीं है, मतलब वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, पता नहीं कहाँ से आया है, तो इसका मतलब जो ऑर्डिनरी नहीं है, सामान्य नहीं है। हम कहते क्या बात है। कोई आदमी जब बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, बहुत ज़्यादा जिसका तेज दिमाग चलता हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, ऐसे चीज को जो हम अपना उसका प्रेज शो करने के लिए कहते हैं, ही इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, ये आदमी इस दुनिया का नहीं, ये तो अलग ही है। तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एम्फेसिस हाउ गुड और ब्यूटीफुल समथिंग इज, ये बताने के लिए, ये जोर देने के लिए कि कोई चीज कितनी अच्छी है, सुंदर है, इस तरीके की चीज पर बल देने के लिए हम यूज करते हैं शी इज सो ब्यूटीफुल, शी इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, तो बहुत सुंदर है, वो तो इस दुनिया की नहीं है, आसमां से आई है कोई परी, तो ये आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑर्डिनरी नहीं होना, इस दुनिया का वैसे नहीं होना। तो स्टूडेंट अब आप देख पा रहे हो कि आउट, इतने जितने ईडियम्स हमने 6 ईडियम्स अब तक किए और सब में आउट का यूज हुआ है। तो अब आप एक बार फिर से रिवाइज करोगे, आउट का मीनिंग आप देखिए, बाहर या अलग, दूर। तो आउट ऑफ वन स्वीट्स का मतलब सोचने समझने की शक्ति से दूर हो जाना, मतलब हक्का बक्का रह जाना, सोचने समझना समझ में नहीं आना। आउट ऑफ शॉर्ट्स, शॉर्ट्स का मतलब गुड कंडीशन होता है, गुड कंडीशन से बाहर यानी अनवेल या स्लाइटली इल। आउट ऑफ द क्वेश्चन यानी सवाल या प्रश्न, इम्पॉसिबल, इसलिए प्रश्न से परे, संदेह से परे, क्वेश्चन से ही परे है, तो जिसके बारे में डिस्कस ना किया जाए, ऐसी चीज जिसके बारे में डिस्कस करना ही व्यर्थ हो। आउट ऑफ द वे, वे मतलब ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी चीज से अलग यानी स्ट्रेंज, अजीब या विलक्षण। आउट ऑफ द वुड्स, वुड्स यानी डिफिकल्टी, आउट ऑफ द वुड्स यानी डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, डेंजर से बाहर। और आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ये दुनिया, ये दुनिया मतलब साधारण लोग, और ये तो दुनिया जानती है, इसका मतलब हर कोई जानता है उसको। तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का मतलब ये दुनिया का नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही विलक्षण, बहुत ही अद्भुत कोई व्यक्ति हो, उस गुण को एम्फेसाइज करने के लिए आउट ऑफ दिस हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम ईडियम को अगर समझेंगे तो समझना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। पैक ऑफ लाइज, पैक, पैकेट, पैकेट, और लाइज यानी क्या होता है, झूठ। तो लाइज यानी झूठ, झूठ का पैकेट। तो झूठ का पैकेट का मतलब क्या हुआ कि जो झूठ से भरा हुआ है, जो फुल ऑफ लाइज है, पैक ऑफ लाइज, जो झूठ का पैकेट है, तो इसका मतलब फुल ऑफ लाइज, झूठ का पुलिंदा है, हिंदी में कहते हैं झूठ का पुलिंदा। पुलिंदा भी एक ऐसा ही वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कई चीजों को मिलाकर एक पैकेट जैसा चीज बनाना। तो पुलिंदा, पैक ऑफ लाइज, झूठ से भरा हुआ, और फुल ऑफ लाइज यानी झूठ का पुलिंदा, तो झूठ से भरा हुआ। तो जो व्यक्ति झूठे होते हैं, अब भाई वो वाली तो बात हो सकती है कि आप सोचो कि फिर सच्चा कौन है इस दुनिया में, सारे झूठे ही हैं, ठीक है। तो आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच, लेकिन अंत में जीत सच की होती है। तो पैक ऑफ लाइज, झूठ का पुलिंदा। पेंट द टाउन रेड, जी हाँ स्टूडेंट, पेंट का मतलब पेंट करना किसी चीज को, टाउन रेड, रेड का मतलब क्या हुआ कि लाल कर देना, लाल रंग। तो पेंट द टाउन रेड, इसका मतलब शहर को लाल कर देना। अब शहर को लाल करने का मतलब ये नहीं है कि पूरे शहर में लाल कलर करवा दिया, बल्कि ये है कि अपनी आंखों में लाल रंग चढ़ गया। और वो कैसे, बहुत ज्यादा मौज मस्ती करना, अल्कोहलिक ड्रिंक लेना, डांस करना, हंसी मजाक, मौज मस्ती, इस तरीके से स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ऐसे करके, और फिर सारे शहर को लाल। देखना ही क्या हुआ, पेंट द टाउन रेड। सूरज डूबा है यारो, 2 घुट नशे के मारो, रस्ते बुला दो सारे घरवार की। वो वाली जो स्थिति है उसमें शहर अपने आप ही लाल दिखने लग जाता है। इसलिए इसका मतलब हुआ सेलिब्रेट फ्लैम्बॉयंटली, यानी पूरी तरीके से मौज मस्ती करना, ऐसी मौज मस्ती जिसमें ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, डांसिंग सब शामिल हो, तो उसको कहते हैं पेंट द टाउन रेड। क्योंकि क्या होता है, ये जब इस तरीके से हो तो पूरी दुनिया लाल लाल दिखने लगती है। आपने सुना होगा ना वो कि अगर हिम्मत है तो कुतुब मीनार को हिला के दिखा, अगर हिम्मत है तो कुतुब मीनार को हिला के दिखा, या फिर मेरे साथ बैठ 2 घूंट पी
और कुतुब मीनार को ही देख। तो वो वाली जो स्थिति है, मौज मस्ती करना। मैं यहाँ पर एक नोट चल रहा है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो मान लेना आप, क्योंकि हम उसका कोई सपोर्ट नहीं करते। पामी डेज, जी हाँ, नेक्स्ट है पामी डेज। पाम का मतलब क्या होता है? पाम का मतलब ताड़। तो पाम जो होता है ताड़ का पेड़ होता है, और पाम लीव्स जो होती है वो जॉय और सक्सेस की सिंबल मानी जाती है। देखिए स्टूडेंट, आपने वर्ड सुना होगा लॉरेल। यूरोप में लॉरेल को जो है प्रॉस्पेरिटी का, विक्ट्री का, जॉय का सिंबल माना जाता है। लेकिन जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वहां पर पाम के ट्रीज होते हैं और लॉरेल ट्रीज तो होते नहीं। वहां पर पाम जो लीव्स होती है वो वहां के लोगों के लिए बहुत काम का है, वहां का पेड़ पाम का। तो पाम लीव्स जो होती है वहां पर जॉय और सक्सेस का सिंबल मानी जाती है, आनंद और सफलता का प्रतीक माना जाता है पाम की पत्तियों को, जैसे लॉरेल के पत्तियों को यूरोप में माना जाता है। तो पाम लीव्स जॉय या सक्सेस का सिंबल है। तो पामी डेज, अब आप देखिए पामी डेज किसका सिंबल हो गए? प्रॉस्परस एफ्लुएंट एज, अच्छे दिन, जो बहुत अच्छे हो, जिसमें कोई व्यक्ति एकदम पैसे वाला हो, एंजॉय कर रहा हो, जॉयफुल फील कर रहा हो, ऐसे समृद्ध दिनों को ऐसे एक पामी डेज कहते हैं, जिसमें व्यक्ति लगातार सफल हो रहा हो, उसके पास पैसे हों, ऐसे दिनों को पामी डेज कहते हैं। नेक्स्ट है पेंडोराज बॉक्स। या स्टूडेंट, इसके पीछे एक मिथोलॉजी है, ग्रीक मिथोलॉजी, यूनानी मिथोलॉजी है कि पेंडोरा जो है वो कौन थी। इसके पीछे स्टोरी है कि जो गॉड और गॉडेसेस थे वो माउंट ओलंपस पर रहते थे और ह्यूमन बीइंग नीचे प्लेन्स में रहते थे। और जो गॉड और गॉडेसेस है वो अपनी कुछ पावर्स के कारण अलग थे, रहते थे ह्यूमन बीइंग से। ह्यूमन बीइंग ऑर्डिनरी थे और उनके पास कुछ शक्तियां थी, लेकिन ह्यूमन बीइंग में एक वॉरियर हुए प्रोमेथियस। और प्रोमेथियस ने क्या किया, उसने माउंट ओलंपस पर जाकर गॉड की पावर का एक मुख्य सोर्स था फायर, आग, को चुरा लिया और ह्यूमैनिटी में बांट दिया। इससे गॉड और गॉडेसेस क्या हो गए, बड़े फ्यूरियस हो गए, क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए। उनको लगा अच्छा कल का छोरा और ये कर रहा है, तो फिर उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने मानव जो थे उन सबको सबक सिखाने के लिए कुछ करने की सोची। और उन्होंने पेंडोरा नाम की अपनी पहली महिला, पेंडोरा नाम की पहली मानव महिला का जो है क्रिएशन किया। जीएस जो सुप्रीम गॉड है, गॉड के देव, गॉड जो ग्रीक मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग सुप्रीम गॉड है, सबसे सुप्रीमो है, बॉस है सभी गॉड्स के। तो उस जीएस के कहने पर पेंडोरा को बनाया गया। पेंडोरा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और एट्रैक्टिव थी और उसके पास एक बॉक्स दिया गया, जिस बॉक्स में सारी वाइसेस डाल दी गई, सिर्फ एक क्वालिटी रखी गई, होप। एक अच्छी मेरिट जो है वो होप ही रखी गई, बाकी सारी बुराइयां थी, एंगर हो, ग्रीड हो, इनवी हो, उसमें डाल दी गई। तो पेंडोरा का जो बॉक्स है उसकी तरफ, पेंडोरा की तरफ लोग आकर्षित होते तो वो इन्फेक्ट हो जाते, उससे संक्रमित हो जाते बुराइयों से भी, और इस तरीके से पूरी ह्यूमैनिटी में ये बुराइयां फैल गई और ऐसे कहते हैं देवताओं ने अपना बदला लिया। तो ये पेंडोरा का जो बॉक्स है वो उन चीजों का, उन वाइसेस का, बुराइयों का, डिफिकल्टीज का, प्रॉब्लम्स का सिंबल बन गया तब से। तो इसलिए पेंडोराज बॉक्स क्या हो गया, ऐसा बॉक्स जिसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स भरी हुई हो। तो अब आप देखिए, ए सोर्स ऑफ एक्सटेंसिव बट अनफोर्सीन ट्रबल्स, यानी एक ऐसा, एक्सटेंसिव का मतलब बहुत ज्यादा, लेकिन अनफोर्सीन का मतलब होता है जिसके बारे में हम पहले अनुमान नहीं लगा सके। ऐसे ट्रबल्स का मतलब परेशानियों का सोर्स जो हो, ऐसी चीज को ही पेंडोराज बॉक्स कहते हैं। तो पेंडोरा की स्टोरी हमने आपको बताई, उससे पता चल गया कि पेंडोरा का जो बॉक्स है वो इस ऐसी चीज के लिए आता है, ऐसे किसी पॉइंट के लिए, मैटर के लिए आता है जो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स का सोर्स हो, इसलिए उसे कहेंगे पेंडोराज बॉक्स। तो स्टूडेंट्स, ये आपने देखा, आउट की हमने किया पैक ऑफ लाइज, झूठ का पुलिंदा हो गया। पेंट द टाउन रेड, भूलोगे नहीं आप, लाल लाल कर देना शहर को। और पामी डेज, पाम मतलब प्रॉस्पेरिटी, जॉय, विक्ट्री, तो पामी डेज यानी प्रॉस्पेरिटी, जॉयफुल और विक्ट्री के दिन पेंडोरा जो है उसके पास सभी बुराइयां उसके बॉक्स में, तो इसलिए ऐसी ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स का सोर्स हो गया
पेंडोराज बॉक्स। तो स्टूडेंट एक स्टेप हमने पूरा किया ईडीएम का। अब ईडीएम के दूसरे स्टेप पर आते हैं। ईडीएम का सेकंड स्टेप है पार्ट एंड पार्शल। पार्ट एंड पार्शल का मतलब होता है इनसेपरेबल पार्ट। इनसेपरेबल का मतलब हो गया अभिन्न, जिसको आप अलग नहीं कर सको, ऐसा हिस्सा, अभिन्न हिस्सा। जैसे आप कहना चाहो कि ये चीजें प्रॉब्लम्स एंड सोरोस तो है वो ह्यूमन बींग्स की लाइफ के पार्ट एंड पार्शल है। द अप्स एंड डाउन्स इन वंस लाइफ आर पार्ट एंड पार्शल ऑफ वंस लाइफ। यानी कभी कुछ, कभी सुख, कभी दुख, ये जीवन के अभिन्न हिस्से हैं, ये आते ही रहेंगे। इसको ही कहेंगे पार्ट एंड पार्शल, इनसेपरेबल पार्ट, जिसको आप अलग नहीं कर सको, जो अलग नहीं हो सके, जो उससे इतना जुड़ा हुआ, इंटरकनेक्टेड हो पूरी तरीके से, उसको पार्ट एंड पार्शल कहेंगे। नेक्स्ट है पास द बक। जी स्टूडेंट, इसके पीछे, इस ईडीएम के पीछे भी जो एक स्टोरी है, जो इसका ओरिजिन है, वो जब आप सुनोगे तो आप भूलोगे नहीं कि ये किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। पास द बक। बक जो है वो गेम ऑफ कार्ड्स, जैसे मान लीजिए पोकर जैसा कोई ताश का गेम होता था, उससे इसकी शुरुआत मानी जाती है। और पोकर जो गेम होता था उसमें क्या किया जाता था कि सारे प्लेयर्स ऐसे बैठ जाते थे राउंड, या जैसे भी टेबल में चारों तरफ बैठ गए। अब उनके पास क्या कार्ड्स बढ़ते थे, और उनके साथ जो ताश का कार्ड बांटता था, उनमें से एक व्यक्ति के पास एक नाइफ भी होता था, जिसका जो हैंडल है, ग्रिप जो है उसकी, वो बक यानी हिरन होता है। हिरन के सींग का बना हुआ, जैसे तीखा जैसा इधर, शार्प हिस्सा अलग, और उसका हैंडल इस तरीके से जो है वो बक का होता था, बक के सींग का होता था। तो वो उसमें से किसी एक को एक चैलेंज के साथ वो बक उसके आगे रख देता था, यानी वो नाइफ उसके आगे रख देता था। अब जिस पर्सन के पास, जिस प्लेयर के साथ वो सामने वो बक रखा जाता था, उसको एक चैलेंज दिया जाता था। अब उस पर्सन के पास फैसिलिटी थी कि चाहे तो वो उस चैलेंज को हल करे, या चाहे तो इसको पास कर दे। यानी अगर उसको लगता कि ये डिफिकल्ट है तो वो उसको आगे पास कर देता था। इस तरीके से उससे आगे वो बक पास होता जाता था। तो अब बक किसका सिंबल हो गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी का, चैलेंज का। और पास कर देने का मतलब हो गया उसको टाल देना। तो पोकर के गेम से इसकी शुरुआत हुई, पास द बक। तो इसका मतलब टू ब्लेम टू ईच अदर, एक दूसरे पर आरोप लगाना, ब्लेम करना, आरोप लगाना। किस चीज का? कि भाई कोई जिम्मेदारी आई, कोई नुकसान हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो किसने किया? मैंने नहीं किया, इसने किया। इसने कहा हाँ तुमने किया, नहीं इसने किया, नहीं इसने। ये होता है पास द बक। तो पोकर के गेम से, ताश के गेम से, और बक का मतलब हिरन जो होता है उसके सींग से इसकी शुरुआत हुई, पास द बक की। तो इसका मतलब जिम्मेदारी या आरोप या रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे पास करते रहना। नेक्स्ट है पास्ट मास्टर। देखिए स्टूडेंट, मास्टर वो इस चीज का मास्टर है, बहुत पक्का मास्टर है। इसका मतलब है वो चीज को, किसी काम को कोई व्यक्ति जब बहुत अच्छे ढंग से कर पाता है तो हम उसे कहते हैं मास्टर। और पास्ट का मतलब और भी क्या हो गया? पुराना, यानी पुराना मास्टर है। हम कह सकते हैं मजा हुआ खिलाड़ी है, वो राजनीति का पास्ट मास्टर है। ही इज अ मास्टर इन पास्ट मास्टर इन पॉलिटिक्स। तो हम कह सकते हैं एडेप्ट स्किल्ड है, यानी वो एडेप्ट है, कुशल है, और कुशल है बहुत ज्यादा, उसमें मंझा हुआ खिलाड़ी है उस चीज का। तो वहां पर हम उसे कहेंगे पास्ट मास्टर, मंझा हुआ खिलाड़ी किसी भी चीज का, पुराना खिलाड़ी। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, पे ऑफ ओल्ड स्कोर। इसके बाद जो भी ईडियम आ रहे हैं उनमें से आगे के नेक्स्ट 4 ईडियम्स पे से है। पे का मतलब होता है चुकाना। तो अब देखिए, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, ओल्ड यानी पे ऑफ चुकाना, ओल्ड यानी पुराना, स्कोर यानी कोई हिसाब, पुराना हिसाब चुकाना। हिंदी में पुराना हिसाब चुकाने का मतलब क्या होता है? ये नहीं कि आप में कोई 500 रुपए मांगते थे, साल भर बीत गया, फिर आपने उसे 500 रुपए दिए और आपने कह दिया आज तो पुराना हिसाब चुका है। जी नहीं, पुराना हिसाब चुकाने का मतलब पुराना कोई बदला हो, रंजिश हो, उसको लेना। तो पे ऑफ ओल्ड स्कोर का मतलब पुराना हिसाब चुकता करना, यानी बदला लेना। टेक रिवेंज, बदला लेना, इसको कहेंगे पुराना हिसाब चुकता करना। कई बार फिल्मों में या ऐसे आपने डायलॉग सुने होंगे कि मुझे उससे पुराना हिसाब चुकता करना है। तो ये जो पुराना हिसाब जो चुकता करते हैं, इसी को ही टेक रिवेंज कहते हैं, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स।
ओल्ड स्कोर्स का मतलब पुराने हिसाब हो गया, पे ऑफ यानी चुकाना। तो आपको इजीली ये लर्न हो जाएगा, इसमें कोई ऐसे बहुत डिफिकल्टी वाली प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है पे ऑन द नेल। देखिए स्टूडेंट, पे का मतलब फिर वही हो गया चुकाना, और नेल का मतलब कील या खूंटी होती है, कील या खूंटी। अब आप देखिए इसका ओरिजिन कैसे हुआ। पुराने टाइम में जब पोर्ट पे व्यापारी आते थे तो वो क्या करते थे कि माल उतरा और जो खरीदार होता था, सेलर और बायर एक जगह मिलते थे, वो एक जगह बैठते थे, टेबल होती थी, तो वो टेबल जो है उस पर खूंटी या कील लगी होती थी, जिसके पास वो पैसे रख देते थे और वो माल की रिसीट रख देते थे। तो तुरंत उसने माल दिया और उसने पैसे दिए। तो पे ऑन द नेल, वो खूंटी या वो कील किस बात का सिंबल हो गई कि जैसे ही कोई सर्विस या गुड्स आपने खरीदी तुरंत आप उसके पैसे अदा कर दो। यानी पे ऑन द नेल का मतलब पेमेंट विदाउट डिले, बिना देरी के भुगतान, बिना देरी के भुगतान करना पे ऑन द नेल हो जाएगा। बिना देरी के भुगतान करना पे ऑन द नेल, पेमेंट विदाउट डिले। नेक्स्ट, पे द पाइपर, पे द पाइपर। स्टूडेंट इस ओरिजिन जो है इस इडियम का बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मैं आपको इसके पीछे की स्टोरी बताता हूं। आपने पाइपर, पाइपर वर्ड का मतलब क्या होता है? बांसुरी बजाने वाला। पाइप का मतलब फ्लूट हो सकता है, तो बांसुरी बजाने वाले को पाइपर कहते हैं। और आपने स्टोरी सुनी होगी पाइपर ऑफ हैमलिन। इस इडियम के पीछे वही स्टोरी है। हैमलिन एक छोटा शहर था और उस शहर में एक टाउन या सिटी टाइप में था, और उसमें क्या था कि बहुत चूहे थे, चूहे बहुत ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा चूहे थे कि वो हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते थे, कोई चीज़ उनके वो ठीक ढंग से रहने ही नहीं देते थे। शहर के लोग बड़े परेशान, मैं परेशान, सारे लोग परेशान। तो उन्होंने क्या किया, किसी तरह अपने दे ट्राइड एवरी एफर्ट, दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उस चूहों की तकलीफ से खुद को आज़ाद करने में, उस तकलीफ से निजात पाने में। बट ऑल इन वैन, उसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन एक व्यक्ति आया जिसने स्ट्रेंज लुकिंग ड्रेस पहन रखी थी, उसके हाथ में पाइप थी, और उसने आके शहर के मेयर को कहा कि भाई मैं आपकी जो चूहे वाली समस्या है उससे आपको फ्री कर सकता हूं, लेकिन उसके बदले मेरा ये पेमेंट रहेगा। मेयर क्या सारे लोग इस बात पर राजी थे कि कोई किसी भी कीमत पर इन चूहों से छुटकारा दिला दे, हम उसके लिए कीमत दे देंगे। और मेयर जो था शहर का उसको मान गया, उसने कहा ठीक है आपको पेमेंट मिल जाएगा। अब क्या हुआ कि जैसे उसको हाँ मिली, उसने यस हुआ मेयर का, उसने एक जो फ्लूट उसके पास थी उसको बजाना स्टार्ट किया। सारे चूहे, शहर के जितने भी चूहे थे उसके पीछे लाइन लगाकर खड़े हो गए, और वो आगे आगे चलता गया। ऐसा आपने कई बार सीन भी देखा होगा एडवर्टीजमेंट वगैरह में। तो वो आगे जा रहा है और बाकी भीड़ उसके चूहे है मेरे पीछे, और वो सारे चूहे उसके पीछे पीछे चलने लगे। वो उसको नदी पे ले गए और सारे चूहे डूब कर मर गए। अब वो लौट कर आया और उसने कहा लाइए भाई साहब, मेयर को कहा गिव मी माय पेमेंट, मेरा पेमेंट दीजिए। तो मेयर के मन में लालच आ गया कि अब तो चूहे मर गए, प्रॉब्लम्स तो गई, अब किस बात के पैसे दे। तो उसने मना कर दिया। तो पाइपर ने कहा देखो ये ठीक नहीं है आपकी बात, कहा कर लो अब आपसे जो होता है, मुझे पेमेंट नहीं देना, इतना बहुत ज़्यादा मांग रहे हो। तो पाइपर ने कहा कि आपने पहले कहा था कि यस कहा था कि बोलो अब नहीं, गलत बात है, इतने नहीं देंगे हम तो पाइपर ने क्या किया कि ठीक है, उसने फिर से पाइप निकाली और शहर के सारे बच्चे उसके पीछे चलने लग गए। और ऐसे कहते हैं कि वो पाइपर और बच्चे फिर कभी नहीं आए। ये स्टोरी है जो पहले टेक्स्ट बुक में भी थी। तो पे द पाइपर उसी पेमेंट से जुड़ा हुआ है। पे का मतलब चुकाना होगा किसको? द पाइपर को। यानी अगर आपने कोई सर्विस ली है, अगर आपने कोई माल गुड्स जो है परचेज किया है, तो उसके पैसे लौटाने, उसके पैसे अपने को देने चाहिए। पे द पाइपर का मतलब किसी चीज की कीमत चुकाना। तो टू बेयर द कॉस्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज की कीमत चुकाना। सम सर्विस रेंडर्ड, जो आपने कोई सेवा ली है या कोई वस्तु खरीदी है तो उसका प्रॉपर मूल्य चुकाना चाहिए। मूल्य चुकाना हो गया पे द पाइपर, किसी चीज की कीमत, जो सेवा है या की चीज है उसकी कीमत अदा करने को पे द पाइपर।
चाहे वो थोड़ी ऊंची लगे अपने को, लेकिन अगर आपने सर्विस ली है तो उस हिसाब से अपने को वैल्यू उसकी चुकानी पड़ेगी। नेक्स्ट है पे थ्रू द नोज। देखिए स्टूडेंट, हम जनरली कहाँ से पे करते हैं? अपने हाथ से, वॉलेट से, आजकल तो पेटीएम या हम फोन पे, गूगल पे, इनसे भी हम करते हैं। लेकिन पे थ्रू द नोज का मतलब नाक से पेमेंट करना, तो यानी ऐसी स्थिति जिसमें आप पे करो तो आपको नाक से देने का सा आभास हो, यानी बहुत ज़्यादा दर्द के और तकलीफ के साथ दे रहे हो, क्योंकि जो प्राइस है वो आपको हाई देनी पड़ रही है। तो पे थ्रू द नोज, नोज यहाँ पर हो गया तकलीफ का सिंबल हो गया, इसको दे चुकाते हुए आपको बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है। टू पे मच मोर देन ए फेयर प्राइस, यानी फेयर प्राइस जो होता है, उचित मूल्य जो है किसी चीज़ का, उससे बहुत ज़्यादा पैसे चुकाने को ही कहते हैं पे थ्रू द नोज। आपने देखा होगा कोरोना टाइम में कुछ चीज़ों के लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली उसके पैसे ज़्यादा देने पड़े थे। कोई चीज़ अगर 20 रुपीज़ की थी, 100 रुपीज़ तक लोगों ने लिए भी थे, और हमें ये पता होते हुए भी हमें वो लेनी भी पड़ी थी। तो हम कह सकते हैं दैट टाइम वी पेड थ्रू अवर नोच। तो टू पे मच मोर देन ए फेयर प्राइस। तो स्टूडेंट, पे के चारों इडियम आपके समझ में आ गए होंगे। पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, पुराना हिसाब चुकाना, बदला लेना। पे ऑन द नेल, तुरंत सर्विस के साथ ही पेमेंट करना। पे विदाउट डिले। पे द पाइपर का मतलब किसी सर्विस या गुड्स का कीमत अदा करना, और पे थ्रू द नोज का मतलब हाई प्राइस देना किसी। नेक्स्ट इज पेनी वाइज पाउंड फुलिश। यहाँ पेनी वाइज पाउंड फुलिश का पेनी क्या होता है, ये ठीक इसको ऐसे समझिए कि रुपी और पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। इसका मतलब पैसे की कीमत जो है वो रुपीज के सामने कुछ नहीं है। 1 पैसे की कीमत रुपये के सामने कुछ नहीं है, कुछ पैसों की कीमत भी रुपए के सामने नहीं। लेकिन इसी तरह का संबंध पाउंड और पेनी में है। पेन 1 पाउंड में कई पेनीज होती है। अब आप समझिए कि पेनी यानी जो तुच्छ है, जो अनइम्पोर्टेंट है, जो जिसकी वैल्यू कम है, उसको वाइज समझा जाए, उसको इंपॉर्टेंट समझा जाए। और पाउंड जो हाई है, यानी ये तो लो है और ये पाउंड जो है वो हाई है, तो जो लो है उसको तो वाइज समझा जाए, और जो हाई है उसको फुलिश यानी नाकारा समझा जाए। यानी जो जहां पर ज्यादा कम पैसे लग रहे हैं उन चीजों पर तो बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए, और जहां बहुत पैसे लग रहे हैं उसको उसकी तरफ बिना कोई ध्यान दिए और चलते रहना है। तो ये ऐसी चीजों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए आता है जो छोटे छोटे खर्चों पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन बड़े खर्चे, बड़े जो खर्च है वो सीधे हो रहे हैं। तो जैसे आपने हिंदी में मुहावरा सुना होगा, मोहरों की लूट और कोयलों पर छाप। यानी कोयलों पर तो छाप लगाई जाए कि ये कोयला है, ये कोयला है, ये कोयला, और मोहरों की कोई लूट ऐसे ही हो रही है। तो इसका मतलब केयरफुल अबाउट ट्राइफल्स। ट्राइफल का मतलब होता है तुच्छ या छोटी होता है। तो छोटी और तुच्छ चीजों के लिए बारे में तो केयरफुल होना, लेकिन बट वेस्टफुल का मतलब फिजूल खर्च होना या ध्यान नहीं देना उनकी तरफ, फिजूल खर्ची करना। इन लार्ज वेंचर, बड़े मामलों में फिजूल खर्च होना, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना। तो ये जो चीजें हैं, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, यानी छोटे मामलों में बहुत ज्यादा केयरफुल होना, और जहां बड़े वेंचर्स हो, बड़े पैसे दांव पर लगे हो, उन मामलों में ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट है पिक हॉल्स। देखिए स्टूडेंट, हॉल का मतलब, पिक का मतलब, अब आगे जो इडियम आ रहे हैं वो पिक है, पिक से बने हुए। पिक का मतलब लेना या उठाना। तो पिक हॉल्स, होल का मतलब क्या हुआ? छिद्र या छेद, छिद्र या छेद। और छिद्र या छेद किसके सिंबल हो गए? गलती या कमी के सिंबल हो गए, फॉल्ट के सिंबल हो गए। तो अब आप देखिए, छेद ढूंढना या छेद को उठाना, पिक हॉल्स, तो इसका मतलब गलती या कमी को ही ढूंढना। हिंदी में एक वर्ड आता है छिद्रान्वेषी, यानी जो छिद्र का ही अन्वेषण करे, यानी जो केवल कमियां ही ढूंढता रहे, ऐसे व्यक्तियों को गलती या कमी निकालता है। हर व्यक्ति, कुछ व्यक्तियों की आदत होती है कि हर काम में गलती निकालते, कमी निकालते। उनको लगता है नहीं नहीं, बाकी सब तो चाहिए, ये देखो ये सब क्या है, ये अच्छी होगी पर ये देखो ये कमियां हैं। तो टू फाइंड फॉल्ट मतलब गलती या कमी ढूंढना, गलती या कमी को ही ढूंढना, उसको कहेंगे हम टू पिक होल्स, गलती या कमी ढूंढना, क्योंकि होल्स मतलब छिद्र, गलती या कमी के सिंबल होते हैं। पिक समवंस ब्रेन, देखिए पिक यानी उठाना, लेना, ग्रहण करना। समवंस का मतलब किसी के ब्रेन्स। अब देखिए ब्रेन का मतलब क्या होता है? दिमाग।
अगर तो उस आदमी में बहुत दिमाग है, इसका मतलब एनालिसिस करने की पावर, इंफॉर्मेशन, ये उसके पास बहुत है। तो अब आप देखिए इंफॉर्मेशन, ब्रेन्स किसका सिंबल हो गई? सूचना या जानकारी का सिंबल हो गया। ब्रेन्स का मतलब हो गया सूचना या जानकारी। तो पिक समवंस ब्रेन्स, इसका मतलब किसी की सूचना या जानकारी लेना। तो गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवन, किसी और व्यक्ति से सूचना या जानकारी लेने को ही कहते हैं पिक समवंस ब्रेन्स। ओके स्टूडेंट, पिक अप द गॉन्टलेट। पिक अप द गॉन्टलेट का मतलब क्या हुआ? स्टूडेंट, आपने आर्मर देखे होंगे, वॉरियर्स जब लड़ते हैं तो अपने आप को कवच से ढकते हैं। उन्हीं में एक ऐसा यहां तक ढकने वाला एक ग्लव्स टाइप में होते हैं जो हार्ड होते हैं या मेटल के बने होते हैं, जिससे उनके कोई तलवार या कोई चीज का चोट ना लगे, उसको गॉन्टलेट कहते हैं। यानी जो ग्लव्स होते हैं वॉरियर्स जो पहनते हैं उनको गॉन्टलेट कहते हैं। तो पिकअप द गॉन्टलेट का मतलब क्या हुआ कि अपने कवच, अपने जो ग्लव्स है, जो लड़ने में सबसे पहले काम आने वाली चीज है, पिकअप द गॉन्टलेट, उसको उठा लेना, यानी मुकाबला या चैलेंज के लिए तैयार रहना। एक्सेप्ट द चैलेंज, चुनौती को स्वीकार कर लेना और लड़ने के लिए तैयार हो जाना। चुनौती स्वीकार करना उसको कहते हैं पिकअप द गॉन्टलेट, चुनौती स्वीकार करना। तो गॉन्टलेट किसके सिंबल हो गए? ग्लव्स के। जो वॉरियर्स लड़ने के काम में आते तो बस तुरंत मुकाबले के लिए तैयार। तो पिकअप द पीसेस, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल, जाते जाते ये तो बता जा जी। तो क्या आप मानते हो वहां सच में ही दिल के टुकड़े हो गए कि ये आलिंद पड़ा, ये दाया नीले पड़ा है, ये आर्टरीज पड़ी है? ऐसे थोड़ी होता है। दिल का मतलब सिंबल हो गया इमोशंस का, इमोशंस के टुकड़े, पिकअप द पीसेस। अब आप समझ गए होंगे कि जो इमोशनल, अगर आपको ब्लो लगता है, तुम ये कैसे जुदा हो गए, हर तरफ हर जगह हो गए, वैसी स्थिति जिसमें आपको लगे कि कोई छोड़ के चला गया और आप अकेले रह गए और आपकी इमोशनली आपको बहुत बड़ा ब्लो लगा है, तो पिकअप द पीसेस का मतलब हो गया अपने उन टुकड़ों को इकट्ठा करना और कहना अब तेरे बिन जी लेंगे, जिंदगी पी लेंगे हो। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया? अब देखिए उन टूटे हुए टुकड़ों को क्या करना? इकट्ठा करना, यानी ट्राई टू रिपेयर इमोशनली, भावनात्मक रूप से इमोशनली है वो खुद को पिकअप करना, एक तैयार करना आगे की जिंदगी के लिए, क्योंकि उस हिसाब से तो नहीं रहा जा सकता। तो पिकअप द पीसेस, ट्राई टू रिपेयर इमोशनली, अपने आप को भावनात्मक रूप से रिपेयर करने को ही पिकअप द पीसेस कहते हैं। तो स्टूडेंट, पिकअप से 4 पिक होल्स, छिद्र ढूंढना, कमी ढूंढना, पिक समवंस ब्रेन्स यानी सूचना, इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन गेट करना, पिकअप द गॉन्टलेट, गॉन्टलेट मतलब ग्लव्स, और ग्लव्स का मतलब मुकाबले के लिए तैयार हो जाना, चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना। पिकअप द पीसेस का मतलब इमोशनली खुद को रिपेयर करने की कोशिश करना आगे की जिंदगी के लिए। आगे बढ़ते हैं हम भी। प्रोवर्ब्स, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवर्ब्स जो है वो भी अपने पीछे कुछ पीढ़ियों का जो नॉलेज है, पीढ़ियों का जो एक्सपीरियंस है उसको समेटे होती है, कहावतें ऐसे ही नहीं बनती है। तो देखिए स्टूडेंट है, एम्प्टी बैग्स कैनट स्टैंड अपराइट, यानी खाली। एम्प्टी का मतलब क्या हुआ? खाली। तो खाली बैग है वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता। आपने कई बार कोई थैला लिया होगा, अगर थैले में कुछ डला हुआ है कोई पैक, तो आप थैले को ऐसे रख सकते हैं, लेकिन अगर थैला खाली है तो आप रखोगे या तो या क्यों? क्योंकि उसमें कुछ नहीं है। अब आप इस चीज को समझ लीजिए, थैले का मतलब हमारा स्टमक हो गया। तो खाली है तो खड़ा नहीं रह सकता, यानी खाली है तो उसका ड्यूटीज, काम पूरा नहीं होगा। इसका मतलब ए पुअर और हंग्री पर्सन कैनॉट डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज वेल, यानी जो गरीब और भूखा व्यक्ति है वो अपनी डिस्चार्ज का मतलब फुलफिल करना, पूरा करना, वो अपनी ड्यूटी को टाइम पर या अच्छे से पूरा नहीं कर सकता। आपने सुना होगा, भूखे पेट भजन ना होत गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला। मतलब भूखे पेट तो भजन ही नहीं होता। भजन में क्या करना होता है? दम मारो दम, हरे कृष्णा हरे राम, इतना ही करना होता है, वो भी नहीं होता है, सबसे इजी काम भी नहीं होता। तो फिर भूखे पेट और बाकी काम तो कैसे होंगे? तो इसलिए ये कहने का मतलब है, एम्प्टी बैग्स कैनॉट स्टैंड अपराइट,
खाली बैग सीधा खड़ा नहीं रह सकता। पुअर और हंग्री पर्सन अपनी ड्यूटी को अच्छे से पूरा नहीं कर सकता। नेक्स्ट है एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, यानी हर व्यक्ति का जो कार्य है वो किसी का कार्य नहीं होता। एवरीबॉडीज बिजनेस, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य किसी भी व्यक्ति का कार्य नहीं रहता है। तो इसका मतलब हुआ जिस काम के लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार होते हैं, पर्टिकुलर कोई जिम्मेदार नहीं होता, सारे लोग जिम्मेदार होते हैं, वो फिर काम कोई नहीं करता। हम शेखावाटी इलाके से हैं और वहाँ पर एक कहावत है कि घने मामा को भांजो भूखो मरे। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके बहुत सारे मामा होते हैं वो भांजा जब ननिहाल जाता है तो ये मामा सोचता है उस तरफ चला के खाना खा आया होगा, ये सोचता है इस तरफ खा आया होगा, कि एक ही मामा तो बेचारा सोचता है कि नहीं भैया अब इसको, वो तो मेरा भांजा है, अब और कोई तो घर है नहीं, मेरा ही है। लेकिन इसी तरह जो चीजें सबका बिजनेस होती है वो किसी का नहीं होती। पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। मैटर्स दैट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नोबडी इन पर्टिकुलर, जो विशेष रूप से किसी का जिम्मेदारी नहीं होती, वो ऐसे मैटर्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होते, पर्टिकुलरली किसी विशिष्ट व्यक्ति का जिम्मेदारी नहीं होती, टेंड टू गेट नेग्लेक्टेड, ज्यादातर लोग उनको नेग्लेक्ट करते हैं। बिकॉज एवरीबॉडी थिंक्स, क्योंकि हर कोई सोचता है that somebody else should deal with them, कि कोई और दूसरा पर्सन उनको वो काम कर लेगा। ऐसे काम को कहते हैं कि everybody's business is nobody's business। आपने देखा होगा पब्लिक टॉयलेट्स, ट्रेन्स, फुटपाथ या फिर बसेज हैं, उनको साफ रखना, उनकी केयर करना हम सब की जिम्मेदारी है। फिर भी पर्टिकुलर किसी की जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए कोई उनको नहीं करता, सब लोग उनको खराब करने में ही सोचते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि वो ज़्यादातर खराब ही मिलते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर वो किसी की जिम्मेदारी नहीं होती। वैसे सबकी जिम्मेदारी है ऐसा करना, लेकिन वही बात है एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। नेक्स्ट है एवरीथिंग लुक्स पेल टू द जॉन्डिस्ड आई। जॉन्डिस का मतलब क्या होता है? पीलिया। पीलिया यहाँ पर किसका सिंबल हो गया? आपने देखा पीलिया एक रोग होता है जिसमें नाखून, आंखें सब पीली हो जाती है। उस व्यक्ति को हर तरफ पीला ही पीला दिखता है। आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी, सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही हरा दिखता है। तो वैसे एवरीथिंग लुक्स पेल टू द जॉन्डिस्ड आई, पीलिया जिसकी हो जाए उसको हर चीज पीली दिखती है। यहाँ पीलिया किसका सिंबल हो गया? जॉन्डिस्ड आई किसका सिंबल हो गई? जी हाँ, प्रेजुडिस की सिंबल हो गई। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है? प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह, यानी पहले से आपने कोई मन में आग्रह बना लिया, कोई मन में विचार बना लिया कि ये चीज तो ऐसी है, तो फिर आपको वो वैसी ही दिखती है। आपने सोच लिया ये व्यक्ति अच्छा ही है, फिर आपको उसकी अच्छाइयां दिखेगी, बुराइयां दिखेगी। आपने किसी के बारे में सोच लिया बुरा है, तो फिर आपको उसकी बुराइयां दिखेगी, अच्छाइयां नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग लुक्स पेल टू द जॉन्डिस्ड आई, हर व्यक्ति अपने पूर्वाग्रह के अनुसार उसको सोचता है। तो जॉन्डिस्ड आई ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो प्रेजुडिस्ड हो। तो टू लुक अपॉन समथिंग विथ प्रेजुडिस, यानी पूर्वाग्रह से किसी चीज को देखना, उसको सोचना, उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, ग्रहण करना, ये हो गया इस प्रोवर्ब का मतलब। नेक्स्ट है प्रोवर्ब के अगले पेज में, एन इंग्लिश मैन्स होम इज हिज काशल, यानी अंग्रेज आदमी का घर उसका किला होता है। यानी जैसे तो हम समझते हैं कि हर आदमी का घर उसकी सबसे अच्छी जगह होती है, ये हम पहले प्रोवर्ब कर चुके हैं। लेकिन इंग्लिश मैन्स होम इज हिज काशल, काशल का मतलब होता है किला। अब आप देखिए काशल का मतलब होता है किला, तो एन इंग्लिश मैन्स होम इज हिज काशल, अ मैन्स होम इज हिज रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है शरण स्थली। अब आप देखिए शरण स्थली का मतलब जहां पर हमें शरण मिलती है, जो स्थल, जो जगह हमारी शरण के लिए हम शरण लेते हैं। आपने देखा होगा होम इज बेस्ट थिंग, होम इज बेस्ट प्लेस, लौट के बुद्धू भी घर को ही आ जाते हैं, तो सामान्य आदमी तो आना ही है। तो एन इंग्लिश मैन होम इज हिज काशल, हर व्यक्ति का घर ही उसकी सबसे अच्छी जगह होती है, उसकी शरण स्थली होती है, जहाँ पर उसको एक आराम की नींद आती है, या हम कह सकते हैं कंफर्ट और पीस फील होता है। नेक्स्ट है इवन अ वर्म विल टर्न। वर्म का मतलब होता है कीड़ा, यानी जो कमजोर आदमी हो, जो बहुत ही जिसमें कोई बल ना हो, ऐसा पर्सन भी, ऐसा कीड़ा भी टर्न हो जाता है। यानी कमजोर से कमजोर आदमी भी अगर उसको सही ढंग से प्रोत्साहित किया जाए तो वो बदला लेता है, वो दुश्मन पर टूट पड़ता है।
जब कोई चारा नहीं रहता तो आपने कई बार देखा होगा कोई चींटी यहाँ दब जाती है या किसी शर्ट के बीच में या ऐसे गुल्ली के बीच में या कहीं आ जाती है तो वो काटती है, वो बताती है अरे मैं हूं ना, मैं हूं। क्यों? क्योंकि इवन अ वर्म विल टर्न। तो कीड़ा भी टर्न करता है, यानी इवन द हम्बलेस्ट, सबसे विनम्र, सबसे तुच्छ जो व्यक्ति है, कमजोर जो व्यक्ति है, सबसे कमजोर जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति भी रिटेलिएट इफ प्रोवोक्ड सफिशिएंटली। अगर सही ढंग से उसको प्रोवोक किया जाए, उत्साहित किया जाए, तो वो व्यक्ति भी वापस प्रत्युत्तर देता है। आपने देखा होगा कई बार वीडियोस में कि शेर है, उसके शेर या जो फियर्स एनिमल्स होते हैं, लेपर्ड या चीता, जो जिन जानवरों का चेस कर रहे होते हैं, कई बार वो मुड़कर उनके सामने होते हैं और उनको भागने पर मजबूर कर देते हैं। तो वो हो गया इवन अ वर्म विल टर्न। अब इस बात को अगर हम अपने आप को कीड़ा नहीं समझे, लेकिन हम समझ सकते हैं कि बहुत वीक है। कुछ लोग ऐसे समझते हैं मैं बड़ा वीक हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं बहुत कमजोर हूँ, लोग बड़े होशियार हैं। अरे भाई, अपने में वो ताकत पैदा करो और तुम भी टर्न कर सकते हो, और बहुत अच्छा टर्न कर सकते हो। इसलिए अपने आप को इस रूप में वीकेस्ट ना समझे। नेक्स्ट है एवरी डॉग हैज हिज डे। डॉग का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी लाइफ बड़ी ही रेचिड लाइफ जी रहा हो, जिसकी लाइफ जो है बहुत ही खराब हो, वो भी, उसका भी दिन आता है। यानी हर डॉग का भी दिन आता है। यानी जो बहुत रेचिड टाइप का पर्सन हो, बहुत ही तुच्छ और बुरा व्यक्ति हो या अनलकीएस्ट व्यक्ति हो, उस पर्सन का भी एक ऐसा टाइम आता है जिसको हिज डे, उसके भी दिन आते हैं, अच्छे दिन आते हैं उसके भी। तो इवन द अनलकीएस्ट एंड द मोस्ट अनफॉर्चुनेट विल टेस्ट सक्सेस एट सम पॉइंट। यहाँ की सबसे अनलकी पर्सन और सबसे दुर्भाग्यशाली पर्सन को भी जीवन में किसी न किसी पॉइंट पर सफलता मिलती है, क्योंकि एवरी डॉग हैज हिज डे, हर कुत्ते का दिन आता है। तो स्टूडेंट, एंड इंग्लिश मैन्स होम इज हिज कासल। हर व्यक्ति का घर ही उसका सबसे अच्छी शरण स्थली है। और इवन अ वर्म विल टर्न का मतलब कमजोर से कमजोर आदमी भी, अगर उसको सही ढंग से प्रोत्साहित किया जाए तो वो टर्न कर सकता है, मुकाबला कर सकता है। और एवरी डॉग हैज हिज डे, इसका मतलब बुरे से बुरी किस्मत या खराब से खराब अपने आप को मानने वाले व्यक्ति के भी सक्सेस के दिन आ सकते हैं।